नमस्ते सभी को। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या एक एआई एजेंट या एक एआई सिस्टम कोलैबोरेटर हो सकता है क्या? क्या कोई एआई आपका को-ऑथर हो सकता है क्या? ये सोचने में कितना अजीब लग रहा है कि एक एआई सिस्टम आपका को-ऑथर हो सकता है, आपका कोलैबोरेटर हो सकता है। बट मानिए ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग अपने रिसर्च में एआई का यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हो, चाहे स्टडी करने के लिए हो, चाहे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हो, चाहे एनालिसिस करने के लिए हो, चाहे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हो, सभी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एआई को अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे जेन एआई रिसर्च को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है जेन एआई का आज के जमाने में। जेन एआई कैसे पब्लिकेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स नंबर ऑफ सबमिशन को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है ऑथर्स को अच्छे पेपर राइटिंग के लिए, या फिर कैसे फेक साइंस जनरेट कर रहा है, कैसे ऐसे रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करा रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम लोग इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम लोग प्रोज और कॉन्स दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जनरेटिव एआई है क्या। जनरेटिव एआई वो एआई मॉडल्स हैं जो कि कुछ जनरेट करते हैं। वो टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, वो इमेज जनरेट कर सकते हैं, वो वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वो ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं। वो आपके गिवन प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो चीजें जनरेट कर सकते हैं। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का मॉडल है, वो क्या इमेज जनरेट करने के लिए बनाया गया है, वो मल्टी मॉडल है कि नहीं। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बट यूजुअली ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं आज के जमाने में जो वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। और ये यूज कर रहे हैं रिसर्चर अपने रिसर्च पेपर्स में, अपने रिसर्च के गोल्स में। आपने चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, डीप सीक, इन सब मॉडल्स का नाम सुना होगा। ये सब पॉपुलर जेन एआई मॉडल्स हैं जो कि रिसर्चर आज के जमाने में यूज कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मॉडल्स किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ज्यादा अच्छे हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बहुत अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लोग एक्सप्लोरेशन के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं। लिखने के लिए वो ज्यादा क्लॉड यूज करते हैं। अगर उनको इमेज जनरेट करना होता है तो वो नैनो बनाना जैसे मॉडल्स यूज करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के स्पेसिफिक यूज केसेस हैं जिसमें वो ज्यादा पॉपुलर हैं। तो यूजुअली रिसर्चर बहुत सारे जेन एआई यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। वो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अब पर्सनली यूज करूँ तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए चैट जीपीटी यूज करता हूँ। मैं भी कुछ एआई मॉडल्स यूज करता हूँ अपने रिसर्च में। मोस्टली सभी लोग यूज करते हैं आज के जमाने में। मुझे लगता है कि यूज करना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके काम को बहुत आसान कर देता है। जो किसी भी पेपर्स के समरी को, उसके एनालिसिस को, किसी एक्सपेरिमेंट को क्विकली तरीके से कैसे कंडक्ट करें, कैसे कमियों को फाइंड आउट करें, ये सब चीजें जेन एआई बहुत इजीली कर देता है। कुछ साल पहले जब चैट जीपीटी नहीं आया था तो लोगों को सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, एसएलआर या सर्वे या रिव्यू पेपर को लिखने में या करने में बहुत टाइम लगता था। लोग सैकड़ों पेपर डाउनलोड करते थे, उसको एनालाइज करते थे, उसको रीड करते थे, प्रॉपर रिव्यू करते थे, उसका समरी नोट करते थे, टेबल्स बनाते थे, फिगर्स बनाते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। बट आज के जमाने में फॉर एग्जाम्पल, अगर एसएलआर या सर्वे को करने के लिए उस टाइम पे अगर 4 से 6 महीने लगते थे, और आज सर्वे को करने के लिए मुश्किल से 2 हफ्ते या 1 महीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम आप एलएलएम से करा सकते हो। एलएलएम आपके लिए पेपर के समरीज जनरेट कर देगा, उसको स्टोर कर लेगा, आपके लिए स्पेसिफिक टेबल्स, फिगर्स वो खुद जनरेट कर देगा। हाँ, ये है कि आपको वेरीफाई करना होगा कि वो जो फिगर्स और वो टेबल्स जो जनरेट किए हैं वो सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन का काम आपको करना होगा, ताकि जो आउटपुट वो जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं। क्योंकि जेन एआई हेलुसिनेट भी करते हैं। उनके हेलुसिनेशन के इश्यूज पे अभी रिसर्च चल रहा है। तो मैंने बहुत नोटिस किया कि मेरे कलीग्स और मेरे फ्रेंड्स, दे आर यूजिंग चैट जीपीटी और क्लॉड और डिफरेंट एलएलएम्स इन देयर रिसर्च क्वाइट ऑफनली। जो कि कुछ लोग उसको समरी के लिए यूज करते हैं, अपने रिजल्ट के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जेन एआई बहुत अच्छा कोड स्क्रिप्ट लिख के देता है आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो
एक्सपेरिमेंट स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जेन एआई। उसके रिटन कोड्स यूजुअली चलते बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर जाते हैं। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ या मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उसके बनाए हुए उसके लिखे हुए कोड बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, उसमें भी इश्यूज होते हैं। बट अगर कोई आपको डीबग करना है या फिर अगर आपको क्विक एंड फास्ट कोड लिखना है या स्क्रिप्ट लिखनी है, तो जेन एआई एक अच्छा सोर्स होता है वहां पे। तो इसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन का इशू हुआ करता था, वो थोड़ा सा वो काफी हद तक कम हो चुका है। इम्प्लीमेंटेशन करने में अब लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लोग इम्प्लीमेंटेशन इजीली कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं कि पहले क्या होता था, टॉपिक सेलेक्ट करना या फिर टॉपिक को पता नहीं है कि किस किस टॉपिक को सेलेक्ट करें, तो जेन एआई टॉपिक क्लस्टरिंग में भी बहुत हेल्प करता है। आपके पास अगर आपके सुपरवाइजर ने आपको बोला है कि आप इस पर्टिकुलर 4-5 टॉपिक को देखो, एनालाइज करो, तो आप जेन एआई का यूज करोगे तो आपको टॉपिक को क्लस्टर कर देगा। उन टॉपिक्स में क्या रिसर्च गैप है वो भी आपको बता देगा, और आपको रिसर्च गैप के लिए क्या अप्रोच हो सकती है, क्या रोड मैप तैयार करोगे, वो भी आपको गाइड कर देगा। ये सभी एक यूज केसेस है जो रिसर्चर यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च में। बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट, पोस्ट डॉक, मास्टर स्टूडेंट्स अपने थीसिस में, अपने प्रोजेक्ट्स में जेन एआई को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, समराइजेशन के लिए, गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए, सॉरी रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रॉब्लम क्लस्टरिंग के लिए, इन सब के लिए वो बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। जेन एआई आपको रीसेंट आइडियाज के बारे में भी बताता है। क्या रिसर्च एरियाज हैं जिस पे आप काम कर सकते हो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से। ऑफ कोर्स ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो मॉडल किस डेट तक ट्रेंड है। उस डेट तक के ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट बता सकता है कि दीज प्रॉब्लम कैन कुड बी योर रिसर्च प्रॉब्लम्स। सिर्फ रिसर्च प्रॉब्लम बस आपको वो रिसर्च क्वेश्चंस भी फ्रेम करके देता है कि आप क्या क्या रिसर्च क्वेश्चंस पे अटैक कर सकते हो, किस किस रिसर्च क्वेश्चंस पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद वो आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज भी बताता है कि ये मेथोडोलॉजीज आप फॉलो करोगे इस टाइप के रिसर्च क्वेश्चंस के लिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने का सोचा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी आपको टॉपिक बता देगा। फॉर एग्जाम्पल में एआई इन मेडिसिन, जो कि बहुत पॉपुलर टॉपिक है आज के जमाने में, लोग एआई बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं मेडिसिन डोमेन में। एआई मेडिसिन में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ड्रग डिस्कवरी का, तो ड्रग डिस्कवरी में क्या स्टेट ऑफ द आर्ट है, क्या रिसर्च क्वेश्चन पॉसिबल है, उन रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए क्या रोड मैप होगा, क्या मैथोडोलॉजी आपको सीखनी चाहिए, क्या मैथोडोलॉजी आप अप्लाई करोगे, पूरा रोड मैप, पूरा पूरा प्लान वो आपको बता देगा। और इवन हर स्टेप पे वो आपको हेल्प भी कर सकता है। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स मैंने जैसा बोला कि कोड स्क्रिप्ट राइट करने में जेन एआई बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स फाइल लेवल पे लिए बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट लेवल पे बहुत अच्छा नहीं है। फाइल लेवल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर 10 फाइल्स है, तो एक एक फाइल्स के लिए वो अच्छा स्क्रिप्ट लिखता है। लेकिन अगर आप पूरे ओवरऑल 10 फाइल की बात करो, क्योंकि बिकॉज उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड होता है और हेलुसिनेशन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट उतना अच्छा शायद ना बने, बट एक एक फाइल वो अच्छी स्क्रिप्ट लिख देगा। तो अगर आप अच्छे कोडर हो, आप उसकी स्क्रिप्ट को समझते हो, तब आप उसके जनरेटेड स्क्रिप्ट को अच्छे से यूज कर सकते हो। डोंट रिलाई ऑन जेन एआई स्क्रिप्ट। ऑफ कोर्स उसमें भी इश्यूज होते हैं, आप उसको रिव्यू खुद से जरूर करना जब भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो तो। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा बहुत होता है कि मैं कुछ जेन एआई से स्क्रिप्ट जनरेट किया, बट वो उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है ड्यू टू हेलुसिनेशन और कॉन्टेक्स्ट इशू और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अच्छे स्क्रिप्ट जनरेट करता है। बट मेक श्योर कि आप जब भी कोड उससे जनरेट करा रहे हो, मेक श्योर कि वो आप उसको वेरीफाई करो, उसका टॉय एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, देखो कि रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। जेन एआई लोग राइटिंग में बहुत यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पब्लिशर्स ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि अगर आप जेन एआई यूज कर रहे हो तो उसको एक्नॉलेजमेंट में मेंशन करो, और आप उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप जो जेन एआई से टेक्स्ट लिखे हो वो उसके आप रिस्पॉन्सिबल हो। इवन कुछ कुछ लोग तो आपसे प्रॉम्प्ट भी मांगते हैं कि आप वो प्रॉम्प्ट भी मुझे प्रोवाइड करो जो जो आपने यूज किया है लिखने के लिए या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। तो ताकि चीजें ट्रांसपेरेंट रहे। डीबगिंग की बात की जाए तो मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि डीबगिंग के लिए जेन एआई बहुत अच्छा सोर्स नहीं होता है, क्योंकि एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप उससे बोलते हो तो वो रिजॉल्व हो जाती है, बट कोई दूसरी इशू आ जाती है। So I am not big fan of using Gen AI for debugging, but for generating a script from scratch
इट्स गुड ऑप्शन। अगर आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है और आप सिंथेटिक डेटा जनरेट करने के लिए जेन एआई यूज कर सकते हो। बहुत सारे रिसर्चर जेन एआई को एज ए टूल यूज करते हैं सिंथेटिक डेटा जनरेटर की तरह, क्योंकि जो जनरेट करता है डेटा वो काफी हद तक एक्चुअल डेटा से बहुत सिमिलर होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस को, अपने रिसर्च में। शायद ये भी एक रीजन है कि जो डेटा ऑगमेंटेशन मेथड हुआ करते थे जिसकी वजह से आप डेटा को बढ़ाते थे, वो अब बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं, रेदर देन वो जेन एआई से ही डेटा जनरेट करा ले रहे हैं। मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन सा मेथड अच्छा होगा, बट स्टिल एक जो डेटा अनअवेलेबिलिटी की इशू थी उसको काफी हद तक जेन एआई ने कवर किया है, काफी हद तक जेन एआई ने उसको एड्रेस किया है। अब पब्लिकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका? पब्लिकेशन पे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि ऑफ कोर्स जेन एआई यूज करने से लोग बहुत जल्दी से पेपर को ड्राफ्ट कर ले रहे हैं, अच्छी लैंग्वेज में उसे लिख ले रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर या राइटर नहीं है, वो बहुत अच्छे पेपर ड्राफ्ट कर ले रहा है जेन एआई का यूज करते हुए। ऑफ कोर्स क्लैरिटी इंप्रूव हो रही है और जो बैरियर होता था अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, वो भी मिनिमाइज हुआ है जेन एआई की वजह से। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिलाई करते जा रहे हैं एआई का राइटिंग पर्पस के लिए। लोग अपने लैंग्वेजेस को नहीं यूज कर रहे हैं, सेंटेंस खुद से फ्रेम नहीं कर रहे हैं और जेन एआई पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता ये बहुत सही तरीका है करने का, बट पीपल आर ऑल्सो डूइंग दैट। और अगर जेन एआई कोई टेक्स्ट जनरेट करता है और उसको रीफ्रेस करना, पैराफ्रेस करना या रीराइट करके प्लैगरिज्म हटाना या फिर रोबो प्लैगरिज्म हटाना, लोग ये कर रहे हैं rather देन आप अपना टेक्स्ट यू लिखो और उसको जेन एआई से आप शायद टाइपोस या फिर ग्रामर इशू फिक्स करा सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रामरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी एक ऐसा टूल है जहां पे आप अपने टेक्स्ट को लिखो, वो आपके ग्रामर को फिक्स कर देगा अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइपोस या ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं तो। रादर देन चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो, वो आपके लिए फुल टेक्स्ट जनरेट करे, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एज ए रिसर्चर। जिसकी वजह से बहुत सारे पब्लिशर्स ने गाइडलाइन प्रोवाइड कर रखी है कि आप जेन एआई को अगर यूज कर रहे हो तो आप उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कि जो टेक्स्ट जनरेटेड बाय जेन एआई या फिर प्रॉम्प्ट हमें प्रोवाइड करो। जेन एआई का इम्पैक्ट तो आप देख रहे हो कि हर जगह लोग जेन एआई यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में, एनालिसिस में, कंक्लूजन में, राइटिंग में, बहुत जगहों पे। बट उसकी वजह से, जेन एआई की वजह से एक चीज और आई है, नए रिसर्च टॉपिक्स भी आ गए। एक टॉपिक है उसका नाम है एआई एथिक्स, बिकॉज जेन एआई बहुत सारे डेटा को यूज करके आपके लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो एथिकली सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जेंडर बायस रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कुछ ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि कॉपीराइट कंटेंट था, तो एथिकल इश्यूज based on text और image और वीडियो जनरेटेड बाय एआई सिस्टम्स। तो ये भी एक रिसर्च टॉपिक आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। एआई एथिक्स इस टाइम बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है रिसर्च में, कंप्यूटर साइंस डोमेन में। दूसरा एक और टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल एआई, एक्सप्लेनेबल एआई, एआई इन एजुकेशन, बिकॉज लोग एजुकेशन के पर्पस के लिए भी एआई यूज करते हैं। ये भी एक आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब से जेन एआई पॉपुलर, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में एक सेपरेट सेक्शन होता है एजुकेशन के लिए, सिर्फ एआई एंड एजुकेशन के लिए। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्फ्रेंसेस में देखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन एजुकेशन, बहुत सारे अदर एआई कॉन्फ्रेंसेस में मैंने देखा है कि उनका सेपरेट सेक्शन है एजुकेशन के लिए, कि कैसे हम एआई को एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को और एफिशिएंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेबिलिटी इन एआई, ये भी काफी पॉपुलर टॉपिक है। अब एआई के एथिकल और स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एआई ने कोई वीडियो ऑडियो जनरेट किया, किसका होगा वो वीडियो, वो किसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये एक डिबेट का टॉपिक है। अभी क्लेम करना कि जो टेक्स्ट या वीडियो जनरेट हुई है वो ऑथर की है जिसने प्रॉम्प्ट यूज किया है, पता नहीं, ये एक डिबेट का टॉपिक है, ये इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं है। अगर एआई कोई आइडिया जनरेट करता है तो वो किसकी प्रॉपर्टी है। थोड़ी सी बात करते हैं कि यंग रिसर्चर को कैसे सोचना चाहिए इसके बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप जेन एआई से कोई टेक्स्ट जनरेट कराते हो या फिर कोई पेपर के या किसी रिपोर्ट के बारे में आप लिखने को कहते हो, तो वो रेफरेंसेस भी जनरेट करता है। आप कभी आप उस रेफरेंसेस को वेरीफाई करना, रेफरेंसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो बस टेक्स्ट जनरेट कर रहा है हैलुसिनेट होके, और वो जो रेफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है दे डोंट एग्जिस्ट।
इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिपोर्ट पढ़ी, मेरे बैचलर स्टूडेंट्स, मैंने उनके रिपोर्ट्स पढ़े, मैंने जब उनके रेफरेंसेस को कॉपी किया और उनको सर्च किया, वेरीफाई किया, मैंने नोटिस किया कि उसमें आउट ऑफ 10 3 to 4 रेफरेंसेस आर नॉट एग्जिस्टिंग। मैंने उनको बताया कि ये रेफरेंस तुमने कहाँ से उठाया, तो फिर उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये कबूल किया कि उन्होंने जेएनएआई यूज किया रेफरेंसेस, जो कि सही नहीं है लीगली। तो मैंने उन्हें बोला कि आपको, अगर मैंने सर्वे करने के लिए बोला है या एसएलआर करने के लिए बोला है, तो आपको प्रॉपर पेपर सर्च करने, उन्हें रीड करना है। उसकी आप जेएनएआई को यूज करो, बट एज ए असिस्टेंस यूज करो, ना कि जेएनएआई आपका सारा काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एज ए यंग रिसर्चर को जेन एआई को एज ए रिसोर्स यूज करना चाहिए, एज ए टूल यूज करना चाहिए, ना कि उस पर कंप्लीटली रिलाई करना चाहिए। ऑफ कोर्स अपने स्टडी डिजाइन को आप जेन एआई से फीडबैक ले सकते हो, आपने किसी रिटन टेक्स्ट को जेन एआई से फीडबैक ले सकते हो, बट सब कुछ जेन एआई से कराना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। मे बी आने वाले टाइम में लोग ऑलमोस्ट 70 to 80% रिलाई करेंगे जेन एआई पे, या उससे भी ज्यादा रिलाई करेंगे जेन एआई पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। हु नोस। तो ये क्वेश्चन आपका है, आप कैसे जेन एआई यूज करते हो, उसको ट्रांसपेरेंटली यूज करते हो ताकि एक्चुअल में साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन हो, और आप भी सीखो, rather than यूजिंग इट ऑलमोस्ट 100% और आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। मैं पर्सनली जेन एआई को एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए जरूर यूज करता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि तुम एक्सप्लोर करने के लिए जेन एआई यूज कर सकते हो। रिसर्च पेपर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने जो नोटिस किया है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, अच्छे अच्छे जर्नल्स में पहले एक साल में अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का एग्जाम्पल ले, तो उसमें ऑलमोस्ट 150 120 और मे बी 170 पेपर्स आते थे रिसर्च ट्रैक में। सबमिशन, नंबर ऑफ सबमिशन 170 रहते थे। अब वो नंबर बढ़ के ऑलमोस्ट 700 800 हो गया है, जिसकी वजह से रिव्यूअर्स को प्रॉब्लम हो रही है। पहले एक रिव्यूअर को 1 या 2 पेपर असाइन होते थे, या 3 पेपर असाइन होते थे, अब एक एक रिव्यूअर को 10 से 12 पेपर असाइन होते हैं रिव्यू करने के लिए। ये जेन एआई का इम्पैक्ट है। पहले एक जर्नल में एक साल में अगर 1000 या 2000 पेपर आते थे, अब उसमें 14 हजार पेपर आ रहे हैं रिव्यू करने के लिए, और रिव्यूअर और एडिटर नए नए रिव्यूअर फाइंड कर रहे हैं। रिव्यूअर जेन एआई का यूज करके ही रिव्यू दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे न्यूज पढ़े जिसमें ये पता चला कि रिव्यूअर ने जेन एआई का 100% यूज किया रिव्यू फीडबैक देने के लिए, तो एडिटोरियल बोर्ड उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो ऐसे भी न्यूज़ेस हैं। तो जेन एआई का इम्पैक्ट बहुत पड़ा है पब्लिकेशन पे, ऑफ कोर्स क्वालिटी पे भी, क्वांटिटी पे भी। नो डाउट, ऑफ कोर्स क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, ऑफ कोर्स, बट क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब हम आइडियाज और हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो जेन एआई काफी अच्छा सजेशन देता है आइडियाज और हाइपोथेसिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने कुछ लिटरेचर पढ़ा है, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकती है, आप जेन एआई से अगर आप उससे इंटरेक्ट करेंगे और उसको बताएंगे, तो शायद वो आपको और अल्टरनेटिव मेथड्स बताए जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं आपके डिजाइन को, आपके एक्सपेरिमेंट को। और तो और वो आपको ये भी सजेस्ट कर सकता है कि कैसे कई सारे मेथड्स को मर्ज करके तीसरा कोई मेथड्स बनाएं जो कि यूज किया जा सकता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन आइडिया भी वो आपको देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका भी कोई सवाल है जेन एआई से रिलेटेड या फिर सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट जरूर करना, मैं उसका जरूर आंसर करूंगा। नमस्ते सभी को।